हेलो दोस्तों, कॉमिक सोल्यूशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज़ की कॉमिक्स समुद्र का शैतान, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मोटर लॉन्च रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनसान और अंधेरे लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। ये यहाँ क्या करने आ रही है? बेहतर यही हुआ कि मैं छुप जाऊँ। शीघ्र ही मोटर लॉन्च किनारे आ लगी। जल्दी माल उतारो सोल्टी, आजकल यह इलाका खतरनाक हो गया है। सही कह रहे हो, सुना है कोई खूंखार समुद्री राक्षस इस इलाके में कई बार देखा गया है। मैं तो कहता हूँ कि बक्से यहीं रखकर भाग चलो। क्या? यानी इन तस्करों का समुद्री राक्षस से कोई संबंध नहीं है? या केस तो उलझता ही जा रहा है। हो गया रॉबर्ट, चलो हमारा काम तो खत्म हुआ और साथ में तुम भी। हैं? कौन है यहाँ? ये तो एक लड़का है यार। उफ, मैं तो डर ही गया था। ढूंढ डालो इस साले को, वरना यह हमारा भांडा। टॉर्च की भरपूर रोशनी लड़के पर पड़ी और दोनों तस्करों का डर वापस लौटा है। ये तो सुपर कमांडो ध्रुव। सही पहचाना। लेकिन इस वक्त स्मगलरों के लिए पकड़े जाने का अर्थ था कम से कम 10 लाख साल की जेल। इसलिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। चलाओ गोली सोल्टी। गोली दगी, लेकिन ध्रुव ऐसी परिस्थितियों से न जाने कितनी बार दो चार हो चुका था। धां, वह हवा में उछला और मेरी टॉर्च तड़ा। बिना एक भी क्षण खोए ध्रुव का हाथ घुमा। तड़ा। टॉर्च और पिस्तौल एक कोने में जा गिरी। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अभी लो, जमीन पर गिरने से तुम्हें चोट लग जाएगी, इसीलिए तुम अपने दोस्त का इस्तेमाल करो। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बस बस मेरे बाप, अब तो सारे बदन की हड्डियां अस्पताल का रास्ता पूछ रही हैं। अगर तुम अपने होश में अस्पताल पहुंचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं तुम शांति से बताते जाओगे। मैं बिना पूछे ही बता देता हूँ, वरना तुम फिर मार पीट करके पूछोगे। हम नशीली वस्तुओं की तस्करी करते हैं। हमारा माल सिंगापुर से जहाज द्वारा वाटर प्रूफ बक्सों में पैक होकर आता है। हमारा जहाज भारत की समुद्री सीमा के ठीक बाहर खड़ा रहता है। हमारा काम मोटर लॉन्च से माल यहाँ तक छोड़ आना है। आगे इस माल का क्या होता है हमको नहीं पता, चाहे जिसकी कसम खिला लो। इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने अपराधी सच ही बोलते हैं। परंतु एक बात का मुझे अफसोस है दोस्तों। किस बात का? कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तुम होश में अस्पताल नहीं पहुँच पाओगे। बिजली को भी मात देने वाली गति से ध्रुव के दोनों हाथ उठे। एक एक ही वार ही दोनों को सपनों की दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। ये दोनों तो गए, अब मैं अगर इनको पुलिस के हवाले करूंगा तो इनके साथी सतर्क हो जाएंगे और फिर हमको यह कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये माल हमारे देश के अंदर कैसे पहुंचता है। लेकिन इनको यहाँ पर ऐसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। अब आइडिया, इनको छुपाने के लिए इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। और 5 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस के टावर पर बैठा था। अब देखो कि इस माल को लेने कौन आता है। ध्रुव को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही एक विशालकाय आकृति समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। यह तो वही समुद्री राक्षस है। यानी मैं सही लाइन पर सोच रहा हूँ। दैत्य थोड़ी देर तक बक्सों के पास रुका। ना जाने क्यों आज उसे कुछ शक हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसने वाटरप्रूफ बक्सों को खिलौनों की तरह बगल में दबाया और वापस समुद्र में घुसने लगा। 1 मिनट बाद एक और आकृति पानी में कूदी। ये राक्षसी मुझको उस दूसरे राक्षस तक पहुंचाएगा जो नशीले पदार्थों के जरिए हमारे युवाओं के दिमाग को खोखला कर रहा है। शीघ्र ही वह रहा राक्षस, लेकिन यह तो 2 बक्सों के भार के बावजूद तेजी से तैर रहा है। मैं तैर कर इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। अगले ही पल ध्रुव ने एक पिस्तौल नुमा हथियार अपने भागते शिकार पर ताना। इससे निकलने वाला माइक्रो ट्रांसमीटर राक्षस के शरीर में चिपक कर मुझे सिग्नल भेजता रहेगा और मुझे बिना इसका पीछा किए पता। ओह, इससे पहले कि माइक्रो ट्रांसमीटर राक्षस तक पहुंच पाता, एक बड़ी मछली राक्षस के आगे आ गई और ट्रांसमीटर मछली पर चिपक गया। इसको कहते हैं खराब किस्मत। लेकिन मैं भी तो गधा हूँ। अगर मैं ट्रांसमीटर पहले ही बक्सों पर चिपका देता तो यह नौबत ही क्यों आती। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि वह राक्षस स्पीड बोट से भी तेज तैरता है। अब तो वह भी नज़रों से ओझल हो चुका है, लेकिन वह भाग कर जाएगा कहाँ मेरे चंगुल से। माल रखने तो वह उस गुफा में ही आएगा। मैं उसका पीछा वहाँ से दोबारा कर सकता हूँ। और यहीं पर ध्रुव गच्चा खा गया, क्योंकि गुफा में कुछ नहीं है। उस राक्षस को माल लेकर यहाँ पर कम से कम 10 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन अगर वह यहाँ नहीं आया तो वो आखिर गया कहाँ? और मैं घूम फिर कर
वापस फिर वहीं आ गया। तब अगले अब अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपराधियों को ना पकड़ लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया है? 1 घंटा तो यह समझाने में ही निकल जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर से कोई खबर आई है क्या? हाँ, रतन बासुरिया ने बयान दिया है कि सिंगापुर प्राइड के कैप्टन ने उसे फ़ोन द्वारा सौदा करने के लिए बुलाया था, लेकिन सौदा पटा नहीं और वापस आते समय उसे पुलिस और तटरक्षकों ने पकड़ लिया। लेकिन समुद्री राक्षस के बारे में कुछ भी जानने से उसने साफ इनकार कर दिया है। उफ, यह सब तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। इनमें कोई बात भी ऐसी नहीं है जो अपराधी तक पहुँचने में मेरी मदद कर सके। ऐसे हिम्मत मत हारो ध्रुव, तुम इस केस में के बारे में एकदम शुरू से सोचो। कहीं ना कहीं ऐसा कोई सूत्र जरूर होगा जिसे तुम नज़रअंदाज कर गए हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। देखो, सबसे पहले मैं दोनों लाशों को देखने उस तट पर गया। उस वक्त एसपी साहब ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं और सबूत ढूंढने उस शाम मछुआरों की बस्ती में गया। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि एक मशहूर समुद्र शास्त्री प्रोफेसर पाटिल का बंगला वहीं पास में है। मैं प्रोफेसर पाटिल से मिलने उनके बंगले जा पहुंचा। थोड़ी और मुश्किल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। वे अपने इंडोर स्विमिंग पूल के बगल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसे जीव का अस्तित्व होना असंभव बताया। फिर मैं तुम्हारे और पीटर के साथ उसी सुनसान तट पर पहुंचा। वहां पर मैं वो मारा रेणु, यू आर ए जीनियस। मैंने क्या किया? तुमने मुझे वह रास्ता दिखाया जिसने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसे आदमी के पास जो हमें असली अपराधी के दर्शन कराएगा। बाकी बातें मैं तुमको रास्ते में बताता चलता हूँ, ध्यान से सुनो। और शीघ्र ही यह हम कहाँ आ गए ध्रुव? प्रोफेसर पाटिल के बंगले पर। देखो, सामने ग्लास पार्टीशन के पार प्रोफेसर पाटिल स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए हैं। तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो और ज़रूरत होने पर अंदर आना, वरना नहीं। बाकी सारी स्कीम तो ठीक से समझ लिया ना? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खेल नहीं बिगाड़ूंगी। अंदर। अरे ध्रुव, आओ आओ, नाश्ता करो। मैं नाश्ता ही करने जा रहा था। सुबह सुबह क्या काम आ गया मुझ गरीब से? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ प्रोफेसर। मांगने? अरे हुक्म करो। तुम जैसे देशभक्त पर तो मैं जान भी निछावर कर सकता हूँ। जान फिर कभी ले लूँगा। फिलहाल तो मुझको ये दोनों वाटरप्रूफ बक्स चाहिए। बक्से? हाँ, तुम्हारे टेबल के किनारे पड़े पानी ने मुझको खुद ही बता दिया कि दोनों बक्से इस वक्त कहाँ पर हैं। यानी तुम ना जाने कैसे मेरा राज जान गए हो। तो बच्चे, तुम यह भी जानना चाहोगे कि वह समुद्री राक्षस इस वक्त कहाँ पर है? लो देखो। प्रोफेसर पाटिल ने चुटकी बजाई। स्विमिंग पूल के तल में बने मेन होल का ढक्कन एक तरफ सरक गया और उसमें एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। इससे पहले कि ध्रुव अपनी पलकें तक झपका पाता, आओ, ठीक वैसा ही हो रहा है। धाड़, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। गॉड, भड़ाक। दैत्य ने ध्रुव को समझने का मौका तक नहीं दिया। ध्रुव मुसीबत में फंस गया है, मुझे उसकी मदद नहीं। वो मुझे रुके रहने का इशारा कर रहा है। मैं तुमको ख़त्म करना नहीं चाहता दोस्त। अगर तुम मेरा साथ दो तो जान भी बचा लोगे और माल भी कमा लोगे, वरना मेरा पालतू जानवर तुम्हारे इतने टुकड़े कर देगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ना मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। पर दोस्ती के नाते एक बात तो बताओ पाटिल, कि यह अजूबा तुम ले कहाँ से आए? जापान से, माउंट यानोहाका नामक ज्वालामुखी के पास के समुद्र से। उस वक्त मैं ज्वालामुखी के आसपास के समुद्री क्षेत्र में समुद्री जीवन पर छानबीन कर रहा था। इससे मेरी वहीं पर मुलाकात हुई। ज्वालामुखी की रहस्यमय गैसों के कारण ही इस विशाल, भयानक और बुद्धिमान जीव का जन्म हुआ। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। जब मुझको यह पता चला कि यह पानी से बाहर भी जिंदा रह सकता है तो उस रात मेरी बोट का कैप्टन मेरे पास आया। उसने मेरे सामने इस जीव के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की पेशकश की। मुझे भला क्या ऐतराज़ होता? मैं तुरंत मान गया। उसी कैप्टन के जहाज़ द्वारा मैं इसको भारत ले आया। वह कैप्टन माल को भारत की समुद्री सीमा के बाहर बने लाइट हाउस में रखवा देता था और वहाँ से मेरा पालतू जीव माल को मेरे पास ले आता था। वह पाटिल, पर तुमने इसको पालतू कैसे बनाया? यह पता लगा कर कि यह क्या खाता है। यह एक ऐसी दुर्लभ समुद्री शिवार का रस पीता है जो सिर्फ माउंट यानोहाका के आसपास के समुद्र में ही पाई जाती है। लेकिन मैंने इसको रसायनों की मदद से प्रयोगशाला में ही तैयार कर लिया है। देखो, समुद्री राक्षस का सारा ध्यान अब अपने भोजन पर केंद्रित हो गया। ध्रुव के बदन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ध्रुव ने इसका भरपूर फायदा उठाया और तड़ाक घाटा भी, क्योंकि राक्षस के
शरीर से टकराकर जार प्रोफेसर के हाथ से फिसल गया। शरीर शीशे का जार जमीन से टकराकर चूर चूर हो गया। अचानक समुद्री राक्षस के क्रोध में मानो घी पड़ गया। भागो प्रोफेसर, इसके लिए तुरंत दूसरे जार का इंतजाम करो। लेकिन यह आखिरी जार था। चटा। हालांकि यह बचाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पुलिस के हाथों जिंदा सौंपना जरूरी है। मामला गड़बड़ है, लेकिन ध्रुव ने मुझे अंदर आने का इशारा नहीं किया है। लेकिन लगता है कि पुलिस पार्टी को सिग्नल भेजने का समय आ गया है। तुम इसको रोक नहीं पाओगे ध्रुव। नहीं प्रोफेसर, यह जितनी देर पानी के से बाहर रहता है, इसकी ताकत उतनी ही कम होती जाती है। अगर मैं इसको स्विमिंग पूल में वापस कूदने से रोक सकूं, तो मैं इस पर काबू पा लूँगा। लेकिन इस बार समुद्री दानव को पानी से बाहर निकले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। और भूख ने उसके क्रोध को और ज़्यादा भड़का दिया था। अब पिस्तौल का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना मैं या प्रोफेसर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन समुद्री राक्षस की फुर्ती और लंबी पहुंच के आगे ध्रुव की एक ना चली। उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई। अब मैं इसको स्विमिंग पूल में कूदने से नहीं रोक सकता। समुद्री राक्षस पानी की ओर बढ़ा, परंतु अब रेणु का धैर्य समाप्त हो चुका था। वह शीशा टूटने की कड़कटू आवाज़ सुनकर पलटा। क्षणाक, मेरा पहला काम इसको स्विमिंग पूल में कूदने से रोकना है। और अगले ही पल रेणु ने मोटरसाइकिल को गिरा दिया। धड़ाम। टंकी से पेट्रोल तेजी से बहकर बाहर आने लगा। आग का एक छोटा सा अंगारा भी अब बहुत था। शाबाश रेणु, यह आग के पार कूदने की कोशिश नहीं करेगा। सभी जानवर आग से डरते हैं। अब मैं इस पर काबू पा सकता हूँ। ध्रुव अपनी सारी शक्ति समेट कर दैत्य पर टूट पड़ा। धाड़। ध्रुव के शक्तिशाली वारों और आग के बीच घिरे राक्षस के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। थकान से उसके पैर लड़खड़ाए और वह आग में जा गिरा। ओह, यह क्या हुआ? यह दुर्लभ जीव को बचाना बहुत जरूरी है। ध्रुव अपनी जान पर खेलकर आग में घुस गया और एक सधे हुए बार से समुद्री राक्षस स्विमिंग पूल में लुढ़क गया। तड़ाक। भाप हिस भाप के बादल चारों तरफ छा गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समुद्री राक्षस मर चुका था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है पाटिल। तुम्हारे नीच कामों में साथ देने के कारण ही इस दुर्लभ जीव को जान गंवानी पड़ी। यह सब क्या हो रहा है ध्रुव? आइए सर, इनसे मिलिए। यह है प्रोफेसर पीपी पाटिल, आपके असली मेहमान। यह झूठ बोल रहा है एसपी साहब। मेरा इन बक्सों में भारी भरी ब्राउन शुगर से कोई वास्ता नहीं है। यह लड़का मुझको फंसाने के लिए खुद ही इन बक्सों को यहाँ लेकर आया था। शांत प्रोफेसर, शांत। यह तुमसे किसने कहा पाटिल की इन बक्सों में ब्राउन शुगर भरी है? तो इनमें क्या है? इनमें हैं तुम्हारे काले कारनामों के दो गवाह, रॉबर्ट और साल्टी। ब्राउन शुगर तो वहीं पुराने लाइट हाउस में रखी है। अब समझी रेणु कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय क्यों था? घंटे भर में बक्से में बंद रॉबर्ट और शोल्टी होश में ज़रूर आ जाते। फिर ये पाटिल को सब कुछ बता देते और हमारे पहुंचने से पहले ये लोग सारे सबूतों को ठिकाने लगा देते। प्रोफेसर पाटिल ने भी समझ लिया था कि अब निर्दोष होने का ढोंग करना बेकार है। यह बंगला और स्विमिंग पूल मैंने खास तौर से तस्करी के लिए बनवाया था। मुझे पता था कि उस सुनसान तट से 2 भूमिगत सुरंगों के जरिए समुद्र के बीच 2 झीलें अलग अलग स्थानों पर बनी हुई हैं। एक झील उस गुफा के अंदर थी जिसे मैंने दैत्य के रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया था, और दूसरी झील को मैंने स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। मेरा पालतू समुद्री राक्षस लाइट हाउस से माल लेकर इसी भूमिगत सुरंग से अपनी गुफा में पहुंच जाता था और कभी सीधा यहाँ पर माल ले आता था। रतन बांसुरिया को भी मैंने ही फंसाया था। जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस का शक उस पर है, तो मैंने कैप्टन द्वारा उसे जहाज़ पर बुलवाया और साथ ही यह खबर आप तक भी पहुँचा दी। मैंने अपने पालतू राक्षस को भी वहाँ भेजा ताकि बांसुरिया किसी भी कीमत पर भाग ना सके। उसकी बोट मेरे राक्षस नहीं पलटी थी। स्कीम तो अच्छी थी प्रोफेसर। अब तुम हमको यह बताओ कि तुम्हारे गैंग के बाकी सदस्य कहाँ हैं? गैंग? हाँ, अपने पालतू दैत्य के होते हुए मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं अकेला ही काम करता हूँ था। बाद में तुमने एक बात मुझको अब तक नहीं बताई ध्रुव, कि मैंने तुमको मंजिल तक पहुँचने का रास्ता कैसे दिखाया। जब तुमने मुझे एक एक बात याद करने को कहा, तब मुझे ध्यान है कि मैंने प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल में एक समुद्री सिवार का टुकड़ा देखा था, जो सिर्फ समुद्र के जरिए ही उसमें आ सकता था। मतलब साफ था कि एक और भूमिगत सुरंग प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल को समुद्र से जोड़ती है। अब यह समझना आसान था कि अगर राक्षस बक्से से लेकर पहली सुरंग से गुफा में नहीं गया, तो वह अवश्य दूसरी सुरंग में गया होगा, और वह दूसरी सुरंग प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल में खुलती थी।
यू आर ए जीनियस कैप्टन। समाप्त। तो दोस्तों हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अब अगले मज़ेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।